है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं यहाँ सीटेट दिसंबर 2019 8 दिसंबर 2019 को जो एग्जाम हुए थे उसके 16 प्रश्न पत्र को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं, जिसके पार्ट 3 यहाँ पर कहा जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न 61 से 70 तक मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर आप दिसंबर 2019 के जो एग्जाम हुए थे उसको आप ट्यूटोरियल क्लास के जैसा यदि पढ़ना चाहते हैं, आप ट्यूटोरियल क्लास के जैसा पूरा विश्लेषण सुनना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी चैनल, अपने प्यारे चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़िए और सीटेट पास कीजिए, सीटेट क्रैक कीजिए। सीटेट अगर क्रैक कर जाना है फ्रेंड्स, यदि सीटेट पार करना है तो आपको एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़ना है। तो एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़ करके चलिए सीटेट को क्रैक करते हैं। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न क्या कुछ आया हुआ है, आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 है फ्रेंड्स, देखिएगा 29 नवंबर 2019 यहाँ पे को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से, देखिए सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। वह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली, मतलब ट्रेन जो है सूरत से कितने बजे डिपार्चर हुई फ्रेंड्स, 19:45 में। और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 में 11:45 में पहुंची नागरकोइल, यानी अराइवल कितना में वो हो गई वहां पर नागरकोइल में 11:45 में। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल कितनी थी फ्रेंड्स। देखिए आपको बताना है इसमें चाल, ठीक है। तो चाल के लिए आपको क्या आना चाहिए, दूरी बट्टा समय होना चाहिए। चाल जब भी आपको पता है तो क्या करना होगा, दूरी बट्टा समय। तो इसमें देखिए आपको दूरी दे दिया गया है फ्रेंड्स 2120 किलोमीटर, ठीक है। अब समय आपको यहां पर पता नहीं है तो समय हम लोग क्या करते हैं, ये दिए हुए अराइवल और डिपार्चर से हम लोग समय निकाल लेते हैं कि ट्रेन कितने बजे खुली और कितने बजे पहुंची, उसके बीच का जो समय होता है वह आप निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें भाग दे देंगे समय से, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। और समय देखिए वो आना चाहिए घंटा में, आवर में। देखिए किलोमीटर ऊपर हो गया और समय जो आएगा वो आवर में होना चाहिए, ना तो मिनट में होना चाहिए, ना तो सेकेंड में होना चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो ट्रेन कै बजे चली, कितना दिन आप ट्रेन में रह गए और कितना बजे अगला दिन पहुंचे, उसका समय यदि हम काउंट करने जान जाते हैं तो समझिए कि मेरा काम ओके हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर ट्रेन के लिए आप बैठे 29 नवंबर 2019, यहां पर आप देखेंगे 29 नवंबर 2019, ठीक है। ट्रेन कहां से खुल रही है, सूरत से खुली। कितने बजे खुली है फ्रेंड्स, 19:45 पर खुली है, ठीक है। और 19:45 पर खुली है और जाने के लिए बैठा हुआ ट्रेन से और नागरकोइल पहुंची। तो 1 दिसंबर को आप पहुंचे। आपका ट्रेन का सफर 1 दिसंबर 2019 को नागरकोइल, जिसमें लिख लेंगे हम नागरकोइल पहुंच गए हैं 11:45 पे और यहां पे आपका सफर समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी आपका इतना ही दिन का दूरी है, इतना ही समय लगा है। बीच में 29 नवंबर हुआ, नवंबर 30 का होता है फ्रेंड्स, आप 30 नवंबर भी यहां पर काउंट कर लेंगे समय, यानी समय 29 नवंबर, ये आपका हो गया 30 नवंबर और 1 दिसंबर, इतना ही समय लगा है आपको। अब बताइए, यानी यहां पे आप देखिएगा, यहां पे आप थोड़ा सा देखेंगे फ्रेंड्स 19:45 है, ठीक है। 19:45 में ट्रेन चल रही है, 19:45 में 15 यदि आप जोड़ लेंगे तो सीधा सीधी कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 19:45 में यदि आपने 15 मिनट जोड़ लिया तो 19:45 में 15 जोड़िएगा फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा सीधे 20, जिसको कहते हैं 8 PM। दूसरे भाषा हम लोग 8 PM कहते हैं, लेकिन यहां पर क्या है AM PM नहीं होता है, वह 24 घंटा के सेंस में चलता है। रात्रि अगर 12 बजे मतलब 24 और 24 घंटा हो गया और 24 बाद सीधे फिर 1 2 3 चालू होगा जो AM आपका होता है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पे 20 हो गया। अब 29 तारीख को और कितना घंटा आप ट्रेन में सफर कीजिएगा फ्रेंड्स, तो 15 मिनट ई हो गया और ये 20 हो गया, यानी और 4 घंटा आप 29 तारीख का समय लेंगे। तो 15 मिनट, थोड़ा सा इसको मिटाते, 15 मिनट प्लस 4 घंटा, इसमें 29 तारीख आपका समाप्त हो गया। 29 तारीख को सफर आप 4 घंटा 15 मिनट किए ट्रेन में, ठीक है। अब आइए 30 तारीख की बात है, तो 30 नवंबर 2019 की बात है, तो एक दिन, ठीक है। 30 से 1 तक एक दिन हुआ, तो एक दिन में कितना घंटा हो गया फ्रेंड्स,
आप 30 तारीख को जो है 30 तारीख को कितना घंटा ट्रेन में सफर किए? 24 घंटा। 30 तारीख को 24 घंटा हो गया, ठीक है। फिर अगला दिन 1 तारीख को देखिए, 1 तारीख आप आ जाते हैं। 1 तारीख को कितना घंटा और कितना समय? तो 1 तारीख को आप 11 घंटा, जिसे 24 के बाद 1 से चालू हुआ तो 11 घंटा और 45 मिनट ट्रेन में रहे आप, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2019 को आपको कितना समय लगा, कितना देर रहे? तो 11 घंटा और प्लस 45 मिनट, इतना आप ट्रेन में रहे। इसके बाद आप ट्रेन से क्या हो गया फ्रेंड्स? उतर गए। ट्रेन पहुंच जाती है 1 तारीख को, आप उतर जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे ट्रेन का समय काउंट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले घंटा वाले को आप जोड़ लीजिए, 4 घंटा और 24 घंटा, कितना हो गया फ्रेंड्स? 4 घंटा 24 घंटा आपका हो गया 28 और 11 घंटा 39 घंटा हो गया। अब देखिएगा घंटा निकल गया हमको 45 मिनट और 15 मिनट, यानी जोड़िएगा तो कितना होगा आपका? 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब कितना हो गया? 1 घंटा हो गया, यानी 39 और प्लस 1, यानी ये टोटल मिलाकर के कितना घंटा हो गया फ्रेंड्स? 40 घंटा। यानी ट्रेन जर्नी 29 नवंबर 2019 के 19:45 बजे से लेकर के आप 1 दिसंबर 2019 को 11:45 में जो 11:45 तक जो ट्रेन में रहे, तो टोटल आपने कितना घंटा सफर किया ट्रेन में? आपको सफर में कितना समय लगा है फ्रेंड्स? 40 घंटा। आपने 40 घंटा देखिए इस तरह से निकाल लिया। तो फ्रेंड्स एक पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न है, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है आपको समय का रहता है। तो आप इस तरह से अगर 3 दिन 4 दिन का है तो इसी तरह से आप बारी बारी से करके निकालेंगे और उसको जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 40 घंटा हो गया। तो कुल लगा समय यात्रा में, कुल लगा समय आपका निकल गया फ्रेंड्स कितना? तो आप जोड़ लिए 29 तारीख को आपको लगा कितना? देखिए 15 मिनट 4 घंटा लगा 29 तारीख को। 30 तारीख को सीधे 24 घंटा आप रह गए ट्रेन में, और 1 तारीख को 11 घंटा 45 मिनट रह गए। इस तरह से जोड़ा हम लोगों ने, तो ये 39 आ गया, 15 45 60 मिनट, यानी 1 घंटा हो गया। तो 39 और 1 मिनट को घंटा में चेंज कर लिए, 40 घंटा हो गया। तो कुल लगा समय कितना हो गया फ्रेंड्स? 40 घंटा हो गया। इसलिए आपसे क्या पूछा था? समय नहीं पूछा है, आपसे पूछा है औसत चाल, माने ट्रेन किस चाल से चल रही थी। तो चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? आप जानते हैं मैथ में, आप जानते हैं दूरी बटे समय होता है। दूरी आपका देखिए दिया हुआ है 2120 और समय आपका निकल गया अभी 40, ठीक है। ये किलोमीटर में है और घंटा के लिए h लिखते हैं, ये 40 हो गया। देखिए 1 0 से 1 0 हम काट सकते हैं, 4 से काटिएगा, 4 5 20, 12 बच गया, 4 3 12, यानी 53 बराबर कितना हो गया यहाँ पे? तो 53 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन का जो स्पीड था, औसत चाल जो था फ्रेंड्स, जो ट्रेन की औसत चाल थी, कहीं जैसे ट्रेन रुक गई, कहीं फिर धीरा चल रही है, कहीं स्पीड चल रही थी, एक औसत लेवल जो मिला करके होता है, तो 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो आइए अब देखते हैं ऑप्शन की ओर, ऑप्शन आपका क्या कहता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 132.5 किलोमीटर पर घंटा, ये नहीं है। 60 किलोमीटर पर घंटा, ये नहीं है। तीसरा में आप देखिएगा आपका ऑप्शन मिल रहा है 53 किलोमीटर पर घंटा, चौथा भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से आप यहां पर जो है आपने देखा यहाँ पे कि ये समय से एक प्रश्न आपको आता है, मैथ्स में भी इसके आते हैं, ईवीएस में भी आते हैं। तो आप समय इसी तरह से बारी बारी से निकालने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। 24 घंटे में होते हैं। हमने यहाँ पर आपको बता दें, किसी तरह के प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया था, यहाँ पे आप देखेंगे 62। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? भारोत्तोलन जिसको हम लोग कहते हैं। तो आपको यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है, देखिए पहला है सुनीता विलियम्स, सेकेंड है बछेंद्री पाल, तीसरा है सूर्यमणि और चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी। तो मित्रों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारत की यहाँ पर जो है इसमें जो है प्रथम अंतरराष्ट्रीय ख्याति महिला है, वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन है, जो यहाँ पर आपको 2000 के सिडनी ओलंपिक, ठीक है, 2000 में सिडनी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें कांस्य पदक जीतकर इन्होंने महिला वर्ग में सबसे वेट लिफ्टिंग करने वाली महिला थी। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो आप इसमें ऑप्शन के रूप में मारेंगे कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम
महिला है जो कि यहाँ पर आपको वेट लिफ्टर है और सिडनी में हुए वहां पर ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जो 2000 में हुई थी, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीते थे। तो चलिए यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी इसका ऑप्शन होगा, ये कर्णम मल्लेश्वरी सही ऑप्शन है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है, यानी नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कौन समूह जड़ से संबंधित किया है, मतलब जड़ का भाग खाया जाता है डायरेक्टली रूप से, और कौन सा समूह जो है इसमें तना के रूप में है। तो यहाँ पे जड़ वाला समूह को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कौन जड़ समूह है जिसको जड़ के रूप में आप डायरेक्टली रूप से खाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है चुकंदर, आलू और अदरक। देखिए फ्रेंड्स चुकंदर का जो भाग होता है वो जड़ वाला भाग होता है जो आपको खाया जाता है, लेकिन आलू और अदरक जो होते हैं ये तने वाले भाग हैं, इसमें तने वाले भाग होते हैं, इसमें जड़ नहीं मिलते, तने वाले भाग, और ये भी खाए जाते हैं, इसलिए चुकंदर है। गाजर, हल्दी, अदरक। देखिए हल्दी और अदरक ये जो है आपका तने वाले समूह है, ठीक है, इसमें क्या होता है तने वाले समूह होते हैं, और गाजर में जो होते हैं जड़ वाले भाग होते हैं जो कि आपको खाया जाता है, इसलिए यह भी सही नहीं है। शकरकंदी, मूली, हल्दी। देखिए शकरकंद और हल्दी, हल्दी को तो मैंने आपके पहले ही बता दिया कि तने वाले हैं, तो ये आपका ये और शकरकंदी ये जो है फ्रेंड्स आपको तने वाले फसल है जिसका तना वाला खाया जाता है। लेकिन मूली जो होता है आप इसको देखते हैं ये बड़ा रूप होता है जो धरती के अंदर जड़ के रूप में निकलता है और इसको हम लोग खाते हैं, तो ये जड़ वाली फसल है। अब नीचे आप देखिएगा 4 नंबर जो है 4 नंबर दिया हुआ है गाजर। तो गाजर देखिए आपको पता है हमने जड़ वाला है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप गाजर को देखे होंगे इसमें जड़ होता है और ये क्या हो जाता है खाया जाता है डायरेक्टली, तो खाया जाता है, जड़ का उपयोग किया जाता है। चुकंदर आप जान रहे हैं, चुकंदर भी जो होता है ये जड़ का समूह इस तरह से होता है और इसको भी खाया जाता है। मूली को आप देख लीजिए, मूली भी होता है, ये जड़ के रूप का होता है, नीचे जड़ होता है जिसको आप खाते हैं। तो इस तरह से गाजर, चुकंदर और मूली ये जो है वो समूह जड़ों का है, ठीक है, जड़ों का समूह होते हुए भी इसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट रूप से खाने के रूप में करते हैं, तो इसको हम लोग जड़ वाला समूह में रखते हैं। यानी गाजर है, चुकंदर है, मूली है, जिसका जड़ वाला भाग जो आप डायरेक्टली रूप से खाते हैं वो जड़ वाला समूह के अंतर्गत आता है। तो चलिए इस तरह से इस प्रश्न का हल हुआ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न 64 की ओर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स नाम है रेगिस्तानी ओक, ये नाम है जो आपको किताब में मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन में। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। कहां पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये रेगिस्तानी ओक के बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ बता दूं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जान जाइए, रेगिस्तानी ओक जो है वो रेगिस्तान में उगने वाले ओक पौधे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानों क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। ये कहां पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह पाया जाता है जहां पर इसकी बहुत ही बहुल्यता है। मैं आपको बता दूं यहां पर इस पेड़ के बारे में कि यह जो पौधा है वह धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा होता है, ठीक है। रेगिस्तान के पौधे धीमी गति से बढ़ने वाले पौधे होते हैं और इसकी जीवित रहने की उम्र जो है वो आपका 700 वर्ष है। यानी ये धीरे धीरे बढ़ते हैं और जीवित कितने रहते हैं, तो 700 वर्षों तक जीवित रहते हैं। और यही जो है एक रेगिस्तानी ओक होते हैं। और यह कहां पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, बहुतायत मात्रा में रेगिस्तानी ओक पाए जाते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो यहां पर आपका ऑप्शन था अबू धाबी, जो नहीं होगा। हमने आपको बताया कि कहां पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यह किस प्रकार का है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र का पौधा है। और क्या है, तो यह बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है। और क्या इसमें होता है, तो इसकी उम्र जो है 700 वर्षों तक जिंदा रहने का
है। और नेक्स्ट ऑप्शन था राजस्थान के रेगिस्तान में ये नहीं पाया जाता है, और संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है। यानी रेगिस्तानी ओक जो पौधे होते हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे रेगिस्तानी ओक के बारे में जान लिया। तो फ्रेंड्स, इससे एक पौधे के बारे में आपको आते हैं तो आप पौधे के डिटेल्स ले लेंगे। तो चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। नेप्थेनियस एक पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कह रहा नेप्थेनियस एक पौधा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आपको पर्यावरण अध्ययन है इसको पढ़ने के लिए आप वर्ग 5 का पर्यावरण अध्ययन किताब जो है उसको आप पढ़ लेते हैं तो उससे लगभग आपको 70% मार्क्स आते हैं, जिसमें आप पढ़िएगा नेप्थेनियस के बारे में, उससे बहुत ही अच्छी तरह से डीलिंग किया हुआ है। तो आइए हम आपको इसके बारे में कुछ नेप्थेनियस के बारे में बता दें, उसके बाद चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर चलेंगे। तो पहले हम जानेंगे नेप्थेनियस। तो फ्रेंड्स, एक प्रश्न इस तरह से रोचक जानकारी के अंतर्गत आपको रहता है, चाहे वो नेप्थेनियस के बारे में दे दे या हाथी के बारे में दे दे या आपको गाय के बारे में दे दे, पर्यावरण से संबंधित किसी भी पशु पक्षी के बारे में आपको दे देता है। तो आप पर्यावरण अध्ययन की किताब में जो 3-4 को पढ़ने हैं आपके अनुकूलन, उसको यदि आप पढ़ लेंगे तो उसी से एक हमेशा रहता है। तो अबर बार आपसे पूछा गया था, देखिए यहाँ नेप्थेनियस के बारे में। तो देखिए नेप्थेनियस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे नेप्थेनियस जो होता है इस तरह का एक पौधा होता है फ्रेंड्स, इस तरह का एक पौधा होता है जिसमें यहां पर जो होता है मुंह पर इसका पत्ता से ढका हुआ रहता है। पत्ता से क्या होता है, ढका हुआ रहता है। ये दलदली क्षेत्रों में जहां पर होते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। होता क्या है कि यह एक शिकारी पौधा है। मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे पौधे टाइप होते हैं तो जैसे ही इसमें कीड़े फतिंगे ये सब बैठते हैं, चाहे वो किसी भी साइज के हो, तो वो इसके अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये दलदल होने के कारण ये फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते, इसलिए नेप्थेनियस को शिकारी पौधा भी कहा जाता है। वो शिकार करने वाला पौधा शिकारी पौधा के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या है, तो इस प्रकार का पौधा जो है ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय जैसे राज्यों में और देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है। भारत के कहां पर, तो मेघालय में पाया जाता है। इसको शिकारी पौधा भी कहते हैं, इसको मांसाहारी पौधा भी कहते हैं। और ये क्या करता है, लुभाता है। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें कीड़ा फतिंगे बैठते हैं और सीधे अंदर आ जाते हैं। इसलिए नेप्थेनियस एक शिकारी पौधा है। ठीक है, तो आइए ये इसके बारे में रोचक जानकारी थी। तो अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर और देखते हैं कि क्या इसमें सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका ए है, यहाँ पे देखिए ABCD। तो पहले इसको पढ़ लीजिए, जो सही लगेगा उसके बाद यहाँ पर कूट आपको दिया है 1 2 3 4, इसमें से सही करने हैं। तो पहले इसको आपको पढ़ना होगा। तो फर्स्ट कहा जा रहा है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। हमने अभी आपको बताया था कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, जो कि आपका ये ऑप्शन सही है, यानी ये सही है। इसका आकार घड़े के जैसा होता है और इसका एक मुंह पत्ती से ढका हुआ रहता है। ये भी हमने बताया, देखिए पिक्चर की तरह, सुराही की तरह होता है, पत्ते से ढका हुआ रहता है, फंस के चले जाते हैं अंदर। तो ये बी भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, यह कीड़े मकोड़े का शिकार जरूर करती है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन जो छोटा आ गया है, इसके आधार पर यह सी नंबर ऑप्शन जो है आपका गलत होता है। यहाँ पे इसका कोई साइज नहीं है, उसके पास जो भी जाते हैं कीड़े मकोड़े जिस साइज के हो वो अंदर चले जाते हैं और फंस करके मर जाते हैं, जिसके कारण इसको शिकारी पौधा कहा जाता है। तो ये सी ऑप्शन आपका गलत हो गया है। वह छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाने के लिए आवाज निकालती है। तो ये भी आपका ऑप्शन है, वह कीड़े मकोड़ों को फंसाने के लिए किसी प्रकार की इसमें आवाज नहीं होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देख रहे कि ये और बी इसका ऑप्शन आपको पढ़ने के अनुसार सही निकला है। तो आप देखिए किस कुट में ए और बी है। तो फर्स्ट कुट में आप देख रहे हैं ये और बी है, ये सही आपका आंसर हो गया, बाकी ये सब आपका गलत है मेरे मित्र। तो इस तरह से आपने नेप्थेनियस के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। तो इस तरह से मैं आपको पूरे डिटेल्स में ट्यूटोरियल क्लास के जैसा आपका यहाँ पे सीटेट का फुली सॉल्व ट्यूशन में करवाता हूँ फ्रेंड्स। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए एग्जाम हैप्पी के साथ और अपनी सीटेट की तैयारी कीजिए, सीटेट पास कीजिए, सीटेट में अच्छे नंबर लाइए। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अगला प्रश्न, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए
किस राज्य में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पे आप देख लेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले दांडी और समुद्र तट के बारे में आपको बता दूं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप जान जाइएगा महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो नमक पर कर लगाए गए थे लोगों के लिए, उसके विरुद्ध में दांडी नामक यात्रा की शुरुआत की, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इन्होंने 78 लोगों के साथ इस यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई और इसकी समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को की गई, जो कि यहाँ पे सभी नए होगा आंदोलन का एक भाग भी माना जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, वह दांडी यात्रा जो है समुद्र तट के है किनारे, वह किस राज्य में स्थित है। तो यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और कब प्रारंभ हुआ था, इन सारी बातों की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। तो आइए देखते हैं ऑप्शन की ओर फ्रेंड्स। तो पहला है आंध्र प्रदेश, ये गलत है फ्रेंड्स। दूसरा कर्नाटक, ये भी नहीं है। तीसरा महाराष्ट्र, ये भी नहीं है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो है आपका गुजरात। तो ये दांडी जो है वो किस स्थान पर है, तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए किस राज्य में स्थित है, तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून के विरुद्ध किया गया और यह किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। तो फ्रेंड्स, आपको यहां पर बतलाना है कि वैसा बहुत ही तेज बुखार होता है और आप कपकपाने लगते हैं, और कपकपाने के साथ साथ इसका जो उपचार है वह सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। वह कौन सा बीमारी है, इस चारों में वह कौन सा बीमारी है? तो आइए मैं इसके बारे में कुछ आपको थोड़ा डिटेल्स बता देता हूं, इसके बाद मैं ऑप्शन की ओर चलूंगा। तो फ्रेंड्स, आप जान जाइए कि उच्च ज्वर जो तेज बुखार होते हैं उसके साथ यदि कपकपी लगती है तो वह जो लक्षण है वह मलेरिया का पाया जाता है फ्रेंड्स। और उसके साथ यहां पर आपसे एक पेड़ का नाम दिया गया है, सिंकोना। सिंकोना पेड़ है जो सदाबहार पादप है। तो सिंकोना के पेड़ से इसका इलाज किया जाता है, तो मलेरिया का ही इलाज किया जाता है फ्रेंड्स। सिंकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया का इलाज किया जाता है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि सिंकोना के पेड़ की जो छाल होती है उससे कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है। यानी सिंकोना के पेड़ की छाल से कौन सी दवा बनाई जाती है, तो कुनैन नाम की एक दवा बनाई जाती है और यह दवा औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इस औषधि का उपचार जो होता है मलेरिया रोग को यहां पे समाप्त करने के लिए किया जाता है, मलेरिया रोगी को ठीक करने के लिए किया जाता है। और ये मलेरिया कैसे फैलता है फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं मलेरिया जो है यहाँ पे मच्छर से फैलने वाला है, जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी कीटाणु जो उसके अंतर होता है उसके काटने से आपको मलेरिया होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसके सारे डिटेल्स आपको कर दिए। यानी ये जो सिंकोना है उससे कुनैन नामक दवा बनती है और उस दवा का इलाज जो उपयोग होता है वह आपको मलेरिया रोग को ठीक करने में किया जाता है। तो आइए यहाँ पे देखिए कौन सा है। ठीक है, पहला है मियादी बुखार, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए फ्रेंड्स मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, तो सिंकोना से किया जाता है। किससे किया जाता है, सिंकोना से। सिंकोना से कौन सी चीज निकलती है, कौन सी दवा बनती है, कुनैन। और इसी कुनैन का उपचार किसमें किया जाता है, मलेरिया के रोगी के लिए किया जाता है। ठीक है, मलेरिया के रोगी के लिए। तो इस तरह से इसका सेकेंड ऑप्शन मलेरिया सही है, चिकनगुनिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यह प्रश्न सिर्फ आपके सीटेट में ही नहीं आते हैं, बल्कि इस तरह के प्रश्न आप किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देते हैं तो उसमें भी ये सब प्रश्न रहते हैं। इसलिए पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न अगर है तो उसको आप सीटेट की दृष्टि से देखें, नहीं कि सीटेट का हम नहीं पढ़ेंगे। आप किसी भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए लाभदायक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसका डील कर दिया आपको। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, देखिए, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। कोई डॉक्टर है, उनका घर कहां स्थित है, एक्स पर है, और उसका अस्पताल वाई पर है। मतलब उनको जो अस्पताल है वो वाई पर है।
डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, मतलब अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं थी, इसलिए डॉक्टर पहले अपने घर से, एक घर से कहा, पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरब में होता है, जो 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण दिशा में 450 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है, सी किधर है, तो जो बी के ठीक 120 मीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में है। अंत में वह वाई पर पहुंचता है, और यह वाई कहां है, तो सी के ठीक 90 मीटर की दूरी पर उत्तर में है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, मतलब अस्पताल को देखते हुए घर का, जो डॉक्टर का घर है, उसकी सही दिशा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बनाने के लिए सबसे पहले दिशा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। दिशा ज्ञान, जैसे ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ, और ये फ्रेंड्स पश्चिम हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को अगर बनाएंगे, इस दिशा ज्ञान का आपको जानकारी है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसी पर देखते हैं, हम बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आप ऊपर यहां चलिएगा, तो ये समझिए आपका एक्स है, ये एक्स है, जो डॉक्टर का यहां पर क्या है, एक्स क्या है, एक्स डॉक्टर का ये घर है फ्रेंड्स, ठीक है, ये घर हो गया। अब देखिए जैसे जैसे कहता है हम चलेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले कहा, घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, वाई पर इसका अस्पताल है। तो करते क्या है, कोई सीधी से करते क्या आता है, डॉक्टर सबसे पहले ये पर जाता है, ठीक है। डॉक्टर एक्स से चलना चालू करेगा और वो सबसे पहले किस पर जाएगा, एक्स से चलते हुए सबसे पहले ए पर जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से चलते हुए ए पर, तो ए किधर आप देखिएगा, ए पर चलता है जो एक्स के ठीक पूरब में 600 मीटर है, एक्स के ठीक पूरब में 600 मीटर। ए किधर है, तो एक्स के ठीक पूरब में, तो ये एक्स है फ्रेंड्स। एक्स का पूरब किधर जा रहा है, देखिए पूरब इधर होता है, अगर कोई भी चीज है यहां से स्टार्ट पूरब इधर, तो इसके ठीक पूरब में जाता है, ठीक है। पूरब में वह कितना जाता है, 600 मीटर जाता है। अब इसका नाम क्या हो गया फ्रेंड्स, ए हो गया, ठीक है, ए हो गया। आगे आप देखिएगा क्या कहता है, ठीक पूरब में है 600 मीटर दूर, फिर वह बी पर जाता है, यानी दूसरा का बार वह बी पर जाता है। तो बी पर कहां से जाएगा, ए से जाएगा बी पर, तो कैसे जाता है, बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण दिशा में 450 मीटर है। तो बी किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण किधर आता है फ्रेंड्स, ये है, तो इसके नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। तो वह दक्षिण दिशा में जाता है, और कितना जाता है, 450 किलोमीटर जाता है। इस तरह से वह जा रहा है, और ये अभी कहां पर पहुंच गया फ्रेंड्स, बी पर पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए दूरी पर है, फिर वह सी पर जाता है फ्रेंड्स। अगर वह सी पर जाएगा तो सी पर कहां से जाएगा, बी से होकर के जाएगा। तो अब बी से देखना है कि पूरब जा रहा है, कि पश्चिम जा रहा है, कि उत्तर जा रहा है, कि दक्षिण जा रहा है। तो यहां देखिए बोल रहा है आपको, सी पर जाता है जो बी के ठीक 120 मीटर पश्चिम है। तो बी है, तो बी का ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर इसके जाइएगा तो दक्षिण इधर जाइएगा, तो पूरब इधर जाइएगा तो पश्चिम। जहां से हम चलेंगे वहां देखेंगे तो पश्चिम में जाता है फ्रेंड्स। ये कहां जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। अब पश्चिम में कितना है, 120 मीटर है फ्रेंड्स। कितना है, 120 मीटर मान लीजिए, यहां 120 मीटर है। अब ये पहुंच गया फ्रेंड्स सी पर, ठीक है। अब देखिए आगे जो है, अब क्या कर रहा है, अंत में, अब लास्ट हो गया, अंत में वह वाई पर पहुंच गया। वाई पर उसका क्या चीज था, यहां देखिए वाई पर डॉक्टर का अस्पताल है फ्रेंड्स। अस्पताल कहां स्थित है, देखिए वाई पर स्थित है, यानी अब ये अस्पताल के पास पहुंच गए हैं। ये वाई कहां पर स्थित है, तो वाई आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर जो है 90 मीटर की दूरी के अंतर पर है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के। यहां पर देखिएगा अंत में वह वाई पर पहुंचता है जो सी के ठीक 90 मीटर की दूरी पर उत्तर में है फ्रेंड्स। जो सी के ठीक 90 मीटर ऊपर, 90 मीटर ऊपर, सी के ठीक 90 मीटर ऊपर, ठीक है। और यहां पर क्या है आ गया फ्रेंड्स, ये आपका वाई आ गया है। क्या आ गया, आपका वाई आ गया है। तो अब बताइए फ्रेंड्स कि ये आपका यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, और यहां पर वाई है। तो आपसे पूछ रहा है जो सी के 90 अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो ये अस्पताल हो गया, ये अस्पताल है आपका, और ये आपका क्या है फ्रेंड्स, घर। तो अब बताइए कि इसकी दिशा क्या है। तो आपने स्टार्ट किया था कहां से फ्रेंड्स, ये देखिए उत्तर दिशा था, ये सबसे पहले क्या था आपका, उत्तर दिशा था।
उत्तर। और ये बताइए आपका ये कहां पर आप हैं, तो अगर इस लेवल को देखिएगा तो इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, तो ये पश्चिम है, यानी आपका डायरेक्शन ये हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये इधर का है, तो ये आपका फ्रेंड्स किस दिशा में इसका जा रहा है, तो देखिएगा आपका ये यहां पर पार कर गया है, तो ये भाग आपका पड़ रहा है, तो ये भाग आपका कौन सा हो जाएगा, तो इधर वाला उत्तर है। ये भाग जो आपका कहला रहा है ये उत्तर, और यहां से जो भाग इधर कहला रहा है वो है आपका पश्चिम, यानी ये जो है आपका उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, जो कि आपका यहाँ पर कौन सही है, तो बी नंबर सही है। इसलिए अस्पताल के सापेक्ष जो यहाँ डॉक्टर के घर की सही दिशा है वो क्या है फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिमी। तो इस तरह से यदि आप डायरेक्शन जानते हैं किधर उत्तर होता है किधर पश्चिम, आप जहां भी चले जिस बिंदु से चले उस डायरेक्शन को ले। जैसे मान लीजिए कि इस बिंदु से चलना है, ये अगर बोलता है कि हम पूरब की ओर 4 किलोमीटर जाएंगे, तो पूरब आपका किधर होता है फ्रेंड्स, इधर होता है, ये 400। अब यहां पर आपने आ गया बी, अब ये बी बोले कि हम उत्तर की ओर जाएंगे 500 किलोमीटर, तो बी है, बी का उत्तर किधर होगा, तो हमेशा उत्तर ऊपर होता है, ये 400 किलोमीटर जा रहा है। ये सी है, अगर सी बोले कि अब जो है हम जाएंगे पश्चिम दिशा की ओर 200, तो यहां से ऊपर जाइएगा तो उत्तर, नीचे जाइएगा तो दक्षिण, इधर जाइएगा तो पूर्व, इधर है तो पश्चिम, तो ये पश्चिम। तो जहां पर हम स्थित रहते हैं वहां से जो बोलेगा वैसा काम हम लोग को करना पड़ता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो है आपके दिशा से संबंधित पर्यावरण अध्ययन में आते हैं, तो आप इस तरह के प्रश्न को अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए अब हम चलेंगे इसके बाद यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 69। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। चेराओ नाच कहां के लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपको एक नृत्य से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य का नृत्य हो, एक नृत्य पूछा जाता है जिसमें आपको यहाँ पे चेराओं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, आपके 4 ऑप्शन है, झारखंड में होता है, मिजोरम में होता है, मणिपुर में होता है, मेघालय में होता है, कहां पर होता है ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए चेराओ के बारे में आपको मैं यहाँ पर कुछ बता दूं, उसके बाद ऑप्शन में मैं चलूंगा। तो देखिए फ्रेंड चेराओ, ठीक है, चेराओ नाच जो है वो मिजोरम का प्रसिद्ध नाच है। ठीक है, चेराओ नाच जो है वो मिजोरम का प्रसिद्ध नाच है। इस नाच में होता क्या है, तो इस नाच में चेराओं के जो नाच होते हैं इसमें मिजोरम के लोग जो होते हैं रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और अपने चेहरे पर जो होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे विभिन्न कलर लगा लेते हैं। ठीक है, और पर लगा करके नृत्य करते हैं, जो कि यहाँ पर लयबद्धता एक होता है, एक लय में मिला करके लोग डांस करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोग कर्तव्य जैसे डंडा से खेलना, कुश्ती खेलना, उछलना, इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो होते हैं वो कर्तव्य का प्रदर्शन करते हैं। यानी यहाँ पे अब आपने जान गया फ्रेंड्स कि जो चेराओ नाच है वो मिजोरम का है। इस नाच में क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगा वस्त्र धारण करते हैं और चेहरे पर विभिन्न प्रकार के रंग लगाते हैं, छिटा छिटा करके सजाते हैं अपने आप को, और उसके बाद एक लयबद्धता में नृत्य प्रस्तुत होता है और उसके बाद सभी लोग अपना अपना जिसको जो कर्तव्य दिखाना रहता है वो कर्तव्य दिखाते हैं। तो आइए अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन क्या कुछ कर रहा है, तो पहला है झारखंड, झारखंड जो कि नहीं है। दूसरा है मिजोरम, तो अभी हमने आपको बताया फ्रेंड्स मिजोरम जो कि सही ऑप्शन है। मणिपुर नहीं, मेघालय नहीं। तो इस तरह से आपने चेराओ नाच के बारे में जाना। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वो होगा आपका 70। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको मैप या जो नक्शा है वो देखने आना चाहिए, या नहीं तो आप अगर थोड़ा बहुत भी उसकी जानकारी रखते हैं तो आप इसे पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे ऑप्शन की ओर फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शन को देख करके हम बता सकते हैं कि इनमें से सबसे सटीक कौन आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे राज्य तो आएंगे लेकिन निकटवर्ती पूछा जा रहा है। ठीक है, एकदम निकट में जो होगा वो ऑप्शन आपको सही मारने होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। देखिए फ्रेंड्स तमिलनाडु के निकटतम आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक भी है, लेकिन ये उड़ीसा अलग साइड हो गया, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए ये एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, लेकिन अगर इससे भी कोई करीबी मिलेगा, थोड़ा महाराष्ट्र जो होता है फ्रेंड्स वो आपका दूर पड़ जाता है। ठीक है, इसके निकटवर्ती जो है
वो आपका है कर्नाटक। ठीक है, इसके निकटवर्ती, इससे ज्यादा निकटवर्ती जो है आपका कर्नाटक है, इसलिए यहां पर महाराष्ट्र कुछ दूर है। लेकिन आगे ऑप्शन देखते हैं, अगर इससे नजदीक कोई नहीं मिलेगा तो हम मार लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। देखिए ये फ्रेंड्स ये आपका 100% रॉन्ग हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ये एक अलग आपका राज्य हो गया और यहां पर जो है इससे इसका कोई तालमेल नहीं है। नेक्स्ट आप देखिएगा, आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती केरल, केरल के निकटवर्ती फ्रेंड्स कर्नाटक। ये जो है ये सबसे ज्यादा निकटवर्ती क्षेत्र है फ्रेंड्स। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, फिर केरल पड़ता है, फिर कर्नाटक पड़ता है, ये निकटवर्ती क्षेत्र है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है 4 सही होगा। ये आपका यहां पे गलत हो जा रहा है। जो सबसे निकटवर्ती पूछा गया, एक चीज यहां दे दिया गया है कि निकटवर्ती बताइए, तो निकटवर्ती में आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक ये पड़ते हैं। फ्रेंड्स यहां पर हमने आपको सीटेट दिसंबर 2019 की परीक्षाएं जो हुई थी उसके अंतर्गत प्रश्नों का हम यहां पे आपको हल करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल क्लास के जैसा मैं आपके सारे प्रश्नों को यहां पे हल करवाऊंगा। तो यदि आप सीटेट इस बार पास करना चाहते हैं तो आप एग्जाम हैप्पी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका 10-10 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 आपका पर्यावरण अध्ययन का हो गया फ्रेंड्स, जो कि आपका 61 से 70 तक था। फिर इसका मैं पार्ट 2 बताऊंगा जो कि आपको 71 से 80 तक होगा। इसके बाद मैं पार्ट 3 बताऊंगा जो कि यहां पर आपका 81 से 90 तक होगा फ्रेंड्स। इस तरह से पर्यावरण अध्ययन को भी मैंने 3 पार्ट में बांट करके आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्नों को डिटेल्स जानने के लिए, पूर्ण व्याख्या के साथ जानने के लिए आप अपने भरोसेमंद चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़िए और सीटेट की तैयारी कीजिए। मित्र आप यह नहीं सोचेंगे कि मैं किसी राज्य स्तरीय झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो मैं उत्तर प्रदेश में स्टेट क्यों पढ़ूं। तो ये आप जान जाइए फ्रेंड्स, जिनकी सीटेट की तैयारी हो गए वो राज्य स्तरीय परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। यानी आपको किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको सबसे पहले केंद्र स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और ये साल में 2 बार अवश्य कंडक्ट होते हैं और आपको देने चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।